नमस्कार। आज हम एक बच्चे की दुनिया में उतर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जो बाहर से तो शांत दिखती है, लेकिन जिसके अंदर एक पूरा तूफान चल रहा है। ये कहानी बंटी नाम के एक बच्चे की है और आज हम उसकी आंखों से रिश्तों को बनते, बिगड़ते और बिखरते हुए देखेंगे। ये एक ऐसे सफर की कहानी है जहां प्यार, अकेलापन, गुस्सा और उलझन सब एक साथ एक छोटे से दिल में रहते हैं। और ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है। असल में ये चाइल्ड साइकोलॉजी की एक एक कमाल की केस स्टडी है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब बड़ों की दुनिया में दरारें पड़ती हैं तो उसकी आवाज एक बच्चे के मन पर कैसे हथौड़े की तरह पड़ती है। कैसे वो अपनी कल्पना में एक अलग ही दुनिया बना लेता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो असल दुनिया की सच्चाई से बच सके। चलिए तो फिर बंटी की दुनिया से ही शुरू करते हैं। उसकी दुनिया का जो केंद्र है वो है उसकी माँ शकुन। हम्म। जर पर माँ का रूप एकदम अलग है। मतलब वो प्यार करती हैं, गले लगाती हैं, किस्से कहानियां सुनाती हैं। लेकिन जैसे ही वही माँ अपने कॉलेज की प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठती है, हाँ, तो सब कुछ बदल जाता है। उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसका पूरा बर्ताव। बिल्कुल बंटी को ये देखकर ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ ने अपने चेहरे पर कोई कोई मुखौटा पहन लिया हो। हाँ, और ये बच्चों में बहुत आम है। इसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस का एक शुरुआती रूप कह सकते हैं। उसके लिए माँ एक सिंगल एंटिटी है, एक ही इंसान। जब वही माँ दो बिल्कुल अलग किरदार निभाती है, एक प्यार करने वाली नरम दिल माँ और दूसरी तरफ एक सख्त रौबदार प्रिंसिपल, तो उसका दिमाग इन दो तस्वीरों को एक साथ नहीं रख पाता। अच्छा। इससे उसे लगता है कि कुछ नकली है, कुछ सच नहीं है, और यहीं से असुरक्षा की जड़ें जमना शुरू होती हैं। मतलब वो ये नहीं समझ पाता कि एक ही इंसान के दो अलग-अलग रोल हो सकते हैं। बिल्कुल। उसके लिए घरवाली माँ असली है और प्रिंसिपल वाली माँ नकली। और ये उलझन तब और बढ़ जाती है जब वो घर पर भी अपनी माँ को उदास देखता है, छत पर घंटों तक आसमान को ताकते हुए, किसी गहरी सोच में डूबे हुए। बंटी ये नहीं समझ पाता कि उसकी माँ के अंदर चल क्या रहा है। वो बस ये महसूस करता है कि कुछ ठीक नहीं है। और इसी बीच वो अपने पापा को भी बहुत याद करता है, जो अब उनके साथ नहीं रहते हैं। वो अक्सर एक ख्याली दुनिया में खो जाता है ना, जहाँ वो साइकिल पर बैठकर पहाड़ों के पीछे जाएगा। हाँ, और किसी जादू की खड़ाओं वाले साधु से मिलेगा जो सब कुछ ठीक कर देगा। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश बस यही है कि उसके मम्मी पापा की फिर से दोस्ती हो जाए। ये जो जादू वाले साधु की कल्पना है, ये क्लासिक एस्केपिज्म है। जब असल दुनिया बहुत ज्यादा दर्दनाक और कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो बच्चे अक्सर एक ऐसी काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं जहां उनके पास कंट्रोल होता है, जहां सब कुछ ठीक हो सकता है। तो वो अपनी बेबसी से भाग रहा है। बिल्कुल। वो जब भी अपनी माँ से पापा के बारे में बात करने की कोशिश करता है, माँ का चेहरा पत्थर जैसा हो जाता है और बंटी डरकर चुप हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये एक नो गो जोन है। और फिर उसकी इस उलझन भरी दुनिया में एक नया भारी भरकम शब्द आता है। तलाक। हाँ, तलाक। ये शब्द वो अपने दोस्त टीटू से सुनता है। उसे इसका मतलब तो नहीं पता, पर वो ये अंदाजा लगा लेता है कि इसका ताल्लुक मम्मी पापा की लड़ाई से ही है। ये वो पल है जब बाहरी दुनिया की कठोर सच्चाई उसके बनाए हुए सुरक्षित कोकून को तोड़कर अंदर घुस आती है। तलाक शब्द उसके लिए एक पहेली जैसा है। वो इन बिखरे हुए टुकड़ों को, माँ की उदासी, पापा की गैरमौजूदगी, घर का तनाव, इन सब को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो तस्वीर जो बन रही है, वो बहुत डरावनी है। बहुत ज्यादा। इसी बीच घर में वकील चाचा की एंट्री होती है। उनके आते ही घर का माहौल और भी वो बोझिल हो जाता है। बंटी छिप छिप कर उनकी और माँ की बातें सुनने की कोशिश करता है, और तभी उसके कानों में कानूनी कार्यवाही और धुरी जैसे शब्द पड़ते हैं। ये शब्द तो उसके लिए और भी ज्यादा अजीब है। हाँ, और यही वो पहले जहां बड़ों की दुनिया का पूरा वजन उस पर आ गिरता है। ये शब्द उसके लिए सिर्फ आवाज है, लेकिन इन आवाजों से जुड़ा तनाव, गुस्सा और बेबसी वो सब महसूस कर सकता है। क्या वाकई बच्चे शब्दों का मतलब समझे बिना भी उनके पीछे छिपे इमोशंस को पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। इसे इमोशनल कॉन्टेजन कहते हैं। बच्चे अपने माता पिता के डर, गुस्से और चिंता को आईने की तरह अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा। वकील चाचा असल में बंटी के पिता अजय का संदेश लेकर आए हैं कि अब वो इस रिश्ते को कानूनी तौर पर खत्म करना चाहते हैं। ये बात शकुन को अंदर तक तोड़ देती है। और उसी बातचीत में चाचा ये भी सलाह देते हैं कि बंटी को हॉस्टल भेज देना चाहिए। हॉस्टल? ये तो बहुत बड़ा झटका होगा शकुन के लिए। हाँ, शकुन को ये अपने बेटे को छीनने की एक साजिश लगती है, और बंटी वो दरवाजे के पीछे छिपा हुआ इस सारे तनाव का, इन सारी कानाफूसियों का एक मूक गवाह है।
उसे बस इतना पता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। और फिर शकुन की अकेली और टूटी हुई जिंदगी में एक नए इंसान की एंट्री होती है, डॉक्टर जोशी। अजय से मिले धोखे के बाद शकुन को शायद इस नए रिश्ते में एक सहारा नजर आता है। लेकिन बंटी के लिए उसके लिए ये एक और बहुत बड़ी उलझन की शुरुआत थी। बिल्कुल। अब तक बंटी की दुनिया में सिर्फ वो और उसकी माँ थी। पापा की यादें थीं, लेकिन असलियत में सिर्फ माँ थी। अब अचानक उसे अपनी माँ को किसी और के साथ मतलब शेयर करना पड़ रहा है। ये एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो अपनी माँ को किसी और के साथ बंटते हुए नहीं देख पाता। और ये बात तब और खुलकर सामने आती है जब वो डॉक्टर जोशी और उनके बच्चों अमित और जोत के साथ घूमने जाते हैं। उस आउटिंग पर वो बिल्कुल अकेला और अलग थलग पड़ जाता है। सही बात है। उसकी माँ अब सिर्फ उसकी नहीं है, वो डॉक्टर जोशी से बात कर रही है, उनके बच्चों पे ध्यान दे रही है। ये एहसास बंटी के लिए बहुत तकलीफदेह है। और यही से उसका व्यवहार बदलना शुरू होता है। वो चिड़चिड़ा हो जाता है, विद्रोही बन जाता है। तो ये सब असल में उसका ध्यान खींचने का एक तरीका है। हाँ, एक तरह से वो अपनी माँ को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे देखो, मैं खुश नहीं हूँ। वो अपनी खोई हुई जगह वापस पाना चाहता है। और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो शायद उनके रिश्ते में एक बड़ी दरार डाल देता है। बंटी गुस्सा करता है और इसकी माँ सबके सामने, डॉक्टर जोशी और उनके बच्चों के सामने, हाँ, उनके सामने उसे एक जोरदार चांटा मार देती है। वो चांटा सिर्फ बंटी के गाल पर नहीं पड़ता, वो उसके आत्मसम्मान पर पड़ता है। और वो भी उन लोगों के सामने जिन्हें वो पहले से ही अपने दुश्मन की तरह देख रहा है। ये घटना बंटी और शकुन के बीच एक खाई बना देती है। और शायद शकुन को भी उस पल में ये लगने लगता है कि बंटी उसकी नई जिंदगी की राह में एक रुकावट बनता जा रहा है। ये एक बहुत ही दुखद मोड़ है कहानी का। तो अब माँ और बेटे के बीच एक खाई बनती जा रही है। हाँ, शकुन को लगता है कि बंटी उसकी नई जिंदगी में एक रुकावट है और शायद इसी सोच के चलते वो एक बहुत बड़ा कदम उठा लेती हैं। वो डॉक्टर जोशी से शादी कर लेती हैं। अब बंटी को न सिर्फ एक नया पिता बल्कि एक नए घर को भी अपनाना है। और वो घर कभी अपना घर बन ही नहीं पाता। वो डॉक्टर साहब का घर है, अमित और जोत का घर है, मतलब हर चीज पर उनकी छाप है। बिल्कुल। बंटी वहां खुद को एक बाहरी एक घुसपैठी की तरह महसूस करता है। उसका अपना कोना, अपनी दुनिया, सब कुछ छिन चुका है। इस नए घर में उसका अकेलापन और डर और भी गहरा हो जाता है। और इसी दौरान एक ऐसी घटना होती है जो उसे शर्म से भर देती है। वो रात में बिस्तर गीला करने लगता है। और ये जो बिस्तर गीला करने की घटना है, ये महज एक प्रतीक नहीं है। चाइल्ड साइकोलॉजी में इसे अक्सर रिग्रेसिव बिहेवियर कहते हैं। जब कोई बच्चा किसी बड़े सदमे, तनाव या बदलाव से गुजरता है, तो वो अक्सर अपनी उम्र से पीछे जाकर उस दौर का व्यवहार करने लगता है जहां वो ज्यादा सुरक्षित महसूस करता था, जैसे एक बहुत छोटा बच्चा। तो ये उसकी कंट्रोल से बाहर है। हाँ, ये उसके अंदर चल रहे भूचाल के एक शारीरिक संकेत है। ये उसकी बेबसी का एक सबूत है। और वो किसी से कह भी नहीं पाता। वो शर्मिंदा है, डरा हुआ है। और फिर एक रात वो कुछ ऐसा देख लेता है जो उसके मन पर हमेशा के लिए घाव छोड़ जाता है। वो गलती से अपनी माँ और डॉक्टर जोशी को एक साथ एक अंतरंग पल में देख लेता है। ये दृश्य उसके बाल मन को झकझोर कर रख देता है। एक बच्चे के लिए, खासकर उस उम्र में, उसकी माँ की छवि बहुत पवित्र और पाक साफ होती है। वो उस छवि को किसी और के साथ, खासकर एक ऐसे इंसान के साथ जिसे वो अपने पिता का रिप्लेसमेंट मानता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो उस एक पल में उसकी माँ की जो सबसे पवित्र छवि उसके दिल में थी, वो टूटकर बिखर जाती है। वो इस सदमे से उबर नहीं पाता। इस घटना के बाद तो उसका विद्रोह और भी बढ़ जाता होगा। हाँ, अब वो पूरी तरह से कट जाता है। जमीन पर बैठकर पढ़ना, खाना न खाना, किसी से बात न करना, ये सब उसका पैसिव एग्रेशन है। मतलब वो बोलकर विरोध नहीं कर पा रहा तो अपने व्यवहार से कर रहा है। बिल्कुल। वो सबको ये दिखा रहा है कि वो इस नई व्यवस्था का हिस्सा नहीं है और ना ही बनना चाहता है। और कहानी के इसी नाजुक मोड़ पर उसके पापा अजय उसे कलकत्ता ले जाने के लिए वापस आते हैं। और बंटी, जो अपनी माँ से मिले दर्द और गुस्से से भरा हुआ है, वो एक पल में फैसला कर लेता है। ये फैसला दिमाग से नहीं, दिल पर लगे घाव से लिया गया है। जब उसके पापा उसे पूछते हैं, हमारे साथ कलकत्ता चलोगे ना, तो वो एक पल के लिए अपनी माँ की तरफ देखता है और फिर कहता है, जरूर चलूंगा, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगा। हाँ, ये तो सीधा सीधा बदला लेने जैसा है। बिल्कुल। ये उसका अपनी माँ को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने का तरीका था। वो कह रहा था, तुमने मुझे एक नए पिता के लिए छोड़ दिया, तो अब मैं तुम्हें अपने असली पिता के लिए छोड़ रहा हूं। वो उस पल में ये नहीं सोचता कि इसका अंजाम क्या होगा। नहीं, वो बस अपनी माँ को वही दर्द देना चाहता है जो उसे महसूस हो रहा है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो स्टेशन वाला सीन है,
विवाही का पल। बंटी अंदर ही अंदर छटपटा रहा है। वो चाहता है कि उसकी माँ उसे रोक ले, बस एक बार कह दे कि मत जा बंटी। पर शकुन कुछ नहीं कहती, वो बस रोती रहती हैं। ये चुप्पी कितनी भारी पड़ी होगी उस पर। वो चुप्पी शायद शब्दों से भी ज्यादा चुभने वाली थी। बंटी को आखिरी पल तक उम्मीद थी कि उसकी माँ उसे चुनेगी, लेकिन जब शकुन चुप रह जाती है तो बंटी के मन में ये बात घर कर जाती है कि माँ ने अपनी नई जिंदगी चुन ली है और अब उसे बंटी की जरूरत नहीं है। वो ट्रेन में बैठ जाता है और पीछे उसकी रोती हुई माँ, उसका घर, उसका बचपन सब कुछ छूट जाता है। लेकिन कलकत्ता पहुंचकर उसे एक और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। हाँ, ये कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ है। कलकत्ता में वो अपने पापा की नई पत्नी मीरा से मिलता है और तब उसे पता चलता है कि वो यहाँ अपने पापा के साथ उनके घर में नहीं रहेगा। उसे एक हॉस्टल में रहना होगा। क्या मतलब? उसके पापा भी उसे अपने साथ रखने के लिए नहीं लाए थे? नहीं, शायद वो भी शकुन से बदलाव लेना चाहते थे। ये दिखाना चाहते थे कि बच्चा उन्हें चुनता है, या शायद वो अपनी नई जिंदगी में बंटी को एक जिम्मेदारी की तरह नहीं चाहते थे। वजह जो भी हो, बंटी के लिए एक धोखा था। उसे एहसास होता है कि उसे माँ और बाप दोनों ने अपनी अपनी नई जिंदगी से धकेल कर बाहर कर दिया है। वो किसी को नहीं चाहिए। तो कहानी का अंत बंटी को एक और ट्रेन में छोड़ देता है। ये ट्रेन उसे एक अनजाने शहर के एक अनजाने हॉस्टल की तरफ ले जा रही है। वो एक ऐसे सफर पर निकल चुका है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। एक ऐसा बच्चा जो अपने माँ बाप के बिखरे रिश्ते के बीच सैंडविच बनकर पिस गया। बंटी की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब बड़े अपने रिश्ते, अपने अहम और अपनी जिंदगी के फैसले ले रहे होते हैं तो वो अक्सर उस एक मासूम जिंदगी पर पड़ने वाले असर को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, जो पूरी तरह से उन पर निर्भर होती है। बंटी अपनी माँ और बाप दोनों के लिए अनजाने में एक जरिया बन गया, कभी बदला लेने का तो कभी अपनी नई जिंदगी शुरू करने की राह में आए रुकावट को हटाने का। वो एक व्यक्ति से ज्यादा एक वस्तु की तरह इस्तेमाल हुआ। ये सोचना भी कितना मुश्किल है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि जब रिश्ते टूटते हैं तो क्या हम कभी सोचते हैं कि उसके जो नुकीले टुकड़े जमीन पर बिखरते हैं उन पर नंगे पांव कौन चल रहा है? शायद बंटी जैसे कई बच्चे आज भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, एक ऐसे सफर पर जिसकी ट्रेन तो चल रही है पर स्टेशन का कोई अता पता नहीं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।